नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक पे। और हर डे आपको इस पे वीडियो मिलेगा टुडे इन हिस्ट्री, यानी आज के इतिहास के बारे में। हर दिन आपको उस दिन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, और उस ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है, या फिर जानकारी के लिए, या फिर एग्जामिनेशन पर्पज से, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है, यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर्ड है। ये 2009 से मनाया जा रहा है। अब ये सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? देखिए, सोसाइटी में जब कोई भी सोसाइटी, या अब भारत की तुलना करें वेस्टर्न सोसाइटी से, अमेरिका की सोसाइटी से, तो जिस तरह से भारत की सोसाइटी में, भारत के समाज में असमानता है, उसी तरह से अमेरिका के समाज में भी असमानता है, उसी तरह से अफ्रीका के समाज में भी असमानता है। जैसे अगर आप वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे आप तुलना कीजिएगा, तो भारत जो अफ्रीका है वो काफ़ी पिछड़ा समाज है भारत के रिस्पेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ अफ्रीका में आप तुलना कीजिएगा तो वहाँ भी समाज में बहुत विषमता है, कि वहाँ भी कई लोग जो है एलाइट हो चुके हैं लेकिन अमीर बन गए हैं, कई लोग अभी गरीब हैं, कई लोग जो है शहरों में रहना शुरू कर दिए हैं, कई लोग एक बहुत मेजर चंक जो है अभी भी जंगल में ही रह रहे हैं, वो जो है नोमिड की जिंदगी ही व्यतीत कर रहे हैं। तो उसी को खत्म करने के लिए जो है यूएनओ का एक इनिशिएटिव है। भारत भी एक समाजवाद देश है। नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी भी विचारधारा समाजवाद के प्रति उनका जो झुकाव था, उसके अलावे गांधी जी का भी जो समाजवाद के प्रति बहुत झुकाव था। तो भारत में भी सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए संविधान में उसको जगह दिया गया है, जिसको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। इन सबों में सरकार के प्रति जिम्मेवारी दी गई है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं, तबके के हैं, उनको समाज में उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए सरकार क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। जैसे आप उदाहरण से एक समझिए कि एक आर्टिकल है 39A, या इसको हिंदी में 39 क कहते हैं। तो इसमें फ्री लीगल एड है, यानी मुफ्त न्यायिक सुविधा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में वकील को जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वकील के पक्ष में देने के लिए पैसा उसके पास नहीं है, तो सरकार उसको मुहैया कराती है वकील। उसी को बोलते हैं पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वो उस व्यक्ति की तरफ से उस व्यक्ति का पक्ष रखता है, कहाँ? कोर्ट में। चलिए बढ़ते हैं। आज का जो ऐतिहासिक दृष्टि से आज क्या है इम्पोर्टेंट, उसमें सबसे पहला है अमृत बाजार पत्रिका। जितने भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं, कभी न कभी जरूर इससे उनका पाला पड़ा होगा, और न जाने कितने एग्जामिनेशंस में इसके बारे में पूछा जा चुका है अभी तक। अमृत बाजार पत्रिका, ये पत्रिका का पहला अंक जो है, पहली प्रति 1868 में आज ही के दिन 20 फरवरी को ही प्रकाशित किया गया था बंगाली भाषा में। एक्चुअली अमृत बाजार एक बंगाल में ही एक गांव का नाम है, और चूंकि वहीं से इस पत्रिका का ये जो है संपादन होता था, इसलिए इसका नाम अमृत बाजार पत्रिका रख दिया गया था। इसके जो संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको कह सकते हैं, और मोतीलाल घोष, इन्हीं दोनों के द्वारा ये संपादित किया जाता था। 1871 में ये जो है अपना ऑफिस अमृत बाजार से ट्रांसफर करके एक कलकत्ता ले आए। और कलकत्ता में जो है उस समय, क्योंकि आप अगर इसको ठीक से इस 1861 को की अवधि को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से अगर जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1868 का अवधि है। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी सेपॉय म्यूटनी यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद का ये कालखंड है। अब तक भारत बहुत जग चुका था। भारत में जो है
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आगे आ रहे थे और एक तरह से आज़ादी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा था। और उस समय माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम क्या था? तो पत्रिका ही था, पेपर था, क्योंकि उस समय आज की तरह टेलीविज़न और रेडियो की उतनी संचार प्रणाली व्यवस्था नहीं थी। तो 1871 में इन्होंने अपना ऑफिस कलकत्ता शिफ्ट कर लिया और कलकत्ता में आने के बाद इंग्लिश और बंगाली दोनों में इस पत्रिका को जो है लाया जाने लगा। और इस पत्रिका में अंग्रेजों के अगेंस्ट में, या फिर कहिए कि जो अंग्रेजों का जो कटु सत्य था, अंग्रेज जो बोलते थे कुछ और करते थे कुछ, उसके बारे में बड़ा मुखर होकर के इसमें लिखा जाता था। पार्टिकुलरली कहा जाता है इसी पत्रिका को एम करते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको भी याद रखिए, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978 में लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1978 में। और उसके बाद ये पत्रिका जो है अपने आप को रातों रात बंगाली वर्जन से इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट कर लिया था। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी पत्रिका है जो अमृत बाजार, कौन सी पत्रिका है जो अपने आप को ओवर द नाइट जो है लैंग्वेज चेंज कर दिया था, तो वही अमृत बाजार पत्रिका है। और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यहाँ जो भारत में रीजनल लैंग्वेज में जो खबरें प्रकाशित होती थी, पत्रिका हो या फिर जो डेली न्यूज़पेपर्स आते थे, खास करके उन पर सेंसरशिप के जैसा ये काम करता था। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ पब्लिश होने से पहले सरकार उसका जांच पड़ताल करती है। जैसे भारत में सिनेमा पब्लिश होने से पहले, थिएटर में आने से पहले उसका एक बोर्ड है जिसको बोलते हैं सेंसर बोर्ड। कहते हैं कि सेंसर बोर्ड का कैंची चल गया, यानी सेंसर बोर्ड उसको चेक करती है। वही काम, यही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी वही था, सेंसर बोर्ड का ही ये काम करता था। और इसके कारण जो है जो रीजनल लैंग्वेज में पत्रिका आती थी उन पर काफ़ी बुरा असर इस पे पड़ा। 1891 में इसको जो है जो वीकली आता था उसको डेली कर दिया, डेली कर दिया गया, यानी वो प्रतिदिन अब आने लगा। तो ये अमृत बाजार पत्रिका के बारे में हम लोग इतना देखें। नेक्स्ट है भारत में जो स्टेट का जो इतिहास क्या है। भारत में को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और भारत का संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुश्किल था भारत के सामने कि इतने विशाल और इस इतने विविध कंट्री को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आप याद रखिएगा कि इसके लिए बहुत सारे कमीशन बनाए गए थे कि भारत को कितने राज्यों में बांट दिया जाए, क्योंकि जब ब्रिटिश काल में 9 प्रोविंस थे जो ब्रिटिश के द्वारा रूल किए जाते थे और 500 से भी ज़्यादा देसी रियासत थे। तो इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके एक हैसल फ्री जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें किस तरह से लाया जाए, उसके लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई। और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो फजल अली कमेटी थी। फजल अली कमेटी के अनुसार से भारत में 14+6 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का रिकमेंडेशन किया गया था। और इसी के अनुसार 1956 तक भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब वहीं से जो है शुरुआत होता है, जिस तरह से भारत में डेवलपमेंट हुआ और जैसे जैसे डिमांड बढ़ा रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर क्षेत्रवाद के बेसिस पे, और भारत में अलग अलग राज्य बनते गए। और आज 29 राज्य हैं भारत में। तो ये 14 से 29 का सफ़र, तो उसी में आज हम जो लोग जो देख रहे हैं कि 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें और 24वें राज्य के रूप में क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो है डिक्लेरेशन किया गया। इसके लिए राज्य कैसे बनता है, तो इसका जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 1 में ही है, भारत और उसका राज्य विस्तार। उसमें संविधान जो है पार्लियामेंट से एक्ट पारित कराया जाता है और उसके बाद से किसी भी राज्य को नए राज्य की स्थापना या जो यूनियन टेरिटरी है उसको जो है पूर्ण राज्य की स्थापना, पूर्ण राज्य की उपाधि दे दी जाती है, पूर्ण राज्य का उसको खिताब दे दिया जाता है। तो उसी तरह से 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 23वें और 24वें राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था।
ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों 1971 को में एक एक्ट आया था, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और उसके बाद इन दोनों राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। और उसके बाद यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के बाद 1987 में इन दोनों को जो है स्टेटहुड दे दिया गया, यानी राज्य पूर्ण रूपेण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब ये जान लेते हैं थोड़ा इतिहास की, भारत में राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो पहले तो हम देख लिए 14 राज्य, इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके बेसिस पे 14+6 हो गया। इसके बाद से जो 15वां राज्य और भारत का पहला जो राज्य बना था वो बॉम्बे, जो उस प्रेसिडेंसी हुई करती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र और गुजरात में अलग कर दिया गया। और इस तरह से गुजरात जो है भारत का 15वां राज्य बना। 16वां राज्य के रूप में नागालैंड 1963 में बना। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा 1966 में। और 1966 में ही 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद 1972 में 3 राज्य बना, जिसमें कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसमें मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय 21वां राज्य के रूप में बना। और 22वां राज्य के रूप में आप लोग जरूर जानते होंगे और इसको कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है, 22वां राज्य के रूप में 1975 में किसको दर्जा दिया गया? सिक्किम को। और यहाँ देख सकते हैं 23वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश, 24वें राज्य के रूप में मिजोरम और 25वें राज्य के रूप में गोवा को 1987 में ही दर्जा दिया गया। कब? 30 मई को। ध्यान रखिएगा, 1987 में भी 3 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को जो स्टेटहुड दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। और 3 राज्य 1972 में भी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको भी स्टेटहुड दिया गया। 26वें, 27वें, 28वें, इन तीनों को भी याद रखिए। कब? 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 26 36 इसको तो याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद उत्तराखंड 27 में, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड, 28वें राज्य के रूप में झारखंड। ये तीनों 2000 में स्थापित किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे। और 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना का स्थापना 2014 में जब कांग्रेस सरकार जा रही थी उस समय हुआ था। और आपको पता है जम्मू कश्मीर जो 2019 में, जो कि पहले भारत का एक स्टेट था, उसको रीऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में स्थापित किया गया। तो ये जो है पूरा भारत में किस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए उसके इतिहास को यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आज ही के दिन जो है एडोल्फ हिटलर ने 1933 में चुनावों में नाजी पार्टी को सहयोग करने के लिए एक गुप्त जो है समझौता किया था जर्मनी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनके द्वारा। देखिए जो नाजी पार्टी थी एडोल्फ हिटलर की, इसका गुप्त समझौता तो करता ही था। जैसे यहाँ पे गुप्त समझौता यहाँ देख सकते हैं वहां के उद्योगपतियों के साथ, उसी तरह से हिटलर ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने से पहले, उस समय जो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था रसिया, और उस समय वहां के शासक थे जोसेफ स्टालिन, उनके साथ एक गुप्त समझौता किया था कि जब हम आक्रमण करेंगे पोलैंड पे तो आप हम पे आक्रमण नहीं कीजिएगा। और ठीक वैसे ही हुआ, जैसे जब हिटलर ने आक्रमण किया पोलैंड पे, तो उस तरह से यूएसएसआर ने भी हिटलर को सहायता करने के लिए एक तरफ से जर्मनी अटैक किया और दूसरे तरफ से यूएसएसआर पोलैंड पे आक्रमण किया, और दोनों ने पोलैंड को लूट लिया, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। ये अलग बात है, बाद में फिर हिटलर का जो है मन उल्टा हो गया और फिर उसने यूएसएसआर पे ही आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब हिटलर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1918 में, खत्म हुआ था 1819 में। उसके बाद
जो है वहाँ की सत्ता को खत्म कर दिया गया था। वहाँ का जो सेना था उसको विघटित कर दिया गया था। वर्साई की संधि जर्मनी पे थोप दी गई थी और उसके साथ जर्मनी पूरी तरह से समझिए तो बर्बाद हो गया था। उसका रूढ़ प्रदेश एक कहा जाता है, उसको फ्रांस ने ले लिया था, जो कि इंडस्ट्रियल रूप से काफी, औद्योगिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। और जर्मनी को जो है तितर बितर कर दिया था। उस समय एडोल्फ हिटलर एक सैनिक के रूप में पार्टिसिपेट किया था प्रथम विश्व युद्ध में। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक वहां सरकार बनी जिनका नाम है जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की वहां सरकार बनी, जिसके की नेता थे फ्रेडरिक एबर्ट। अब इनके शासनकाल में ये जो है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी पे रूल करना शुरू किए गए, लेकिन हिटलर को इससे जो है बड़ा असंतुष्टि था और उसी समय से हिटलर इस सरकार के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया। और इसी हिटलर के जो है संदेहात्मक गतिविधि के कारण ये सरकार ने, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार ने हिटलर को कैद भी कर दिया, बंदी बना दिया। जो ही जब जेल में था हिटलर, तो उसी समय उसने बुक लिखा था मेन कैंप, जिसको कि कहते हैं मेरा संघर्ष। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी में एक संविधान लिखा गया, जो कि एक सिटी है बर्लिन। पहले तो जर्मनी का जो सेंट्रल, या अभी कह सकते हैं जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है, उस समय भी बर्लिन काफी प्रमुख सिटी और वहां राजा बैठते थे। लेकिन जर्मनी बर्लिन में अस्थिरता होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहां का संविधान, एक शहर है वाइमर, वहां पे लिखा गया। इसीलिए इसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से या वाइमर संविधान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाइमर संविधान किस देश से संबंधित है, तो वो जर्मनी से ही संबंधित है। और इसी के बेसिस पे पार्टी रूल करने लगी और वहीं से हिटलर अपना काम करना शुरू किया। हिटलर जिस तरह से गुप्त पार्टी और गुप्त समझौता करता था, उसी तरह से हिटलर का एक गुप्त सेना भी था। और गुप्त सेना का यही काम था कि जो हिटलर का विरोध करे, जो नाजिज्म का विरोध करे, उसको जो है बिना किसी को पता लगे हुए उसको उसका रफा दफा कर देना, कहाँ गया, कैसे मरा, नहीं मरा, इस तरह का काम करता था। आप इतिहास अगर पढ़िएगा तो जितने भी ऑटोक्रेटिक रूलर हुए, वो चाहे हिटलर हो, वो चाहे लेनिन हो, वो चाहे जोसेफ स्टालिन हो, या फिर आपका मुसोलिनी हो, या फिर जापान का शासक तोजो हो, या फिर अभी वर्तमान में अगर देखें तो रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, या फिर चाइना के जो राष्ट्रपति हु जिनताओ जो पहले थे, या फिर वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के शी जिनपिंग, या उत्तरी कोरिया। तो ये सब जितने भी ऑटोक्रेट्स होते हैं वो अपना गुप्त सेना रखते हैं, और जहां भी कहीं विरोध का आवाज उठता है तो उसको वहीं पे दबा देते हैं। उसको कहा जाता है, एक इंग्लिश में फ्रेज है नीप इन द वर्ड, यानी समस्या हो रहा है उसको शुरुआत में ही खत्म कर दो। ये इस बेसिस पे काम करते हैं जो ऑटोक्रेटिक रूलर होते हैं। जो हिटलर था, जर्मनी को थर्ड राइख के नाम से स्थापित करना चाहता। राइख का मतलब होता है एम्पायर, रेल्म जिसको कहते हैं, शासन, तीसरा शासन। क्योंकि इससे पहले जो जर्मनी पे जिसका शासन था रोमन एम्पायर का था, जो कि 800 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद जर्मन एम्पायर जो कि 1871 से 1918 तक शासन किया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो ये देख ही रहे हैं, ये पार्टी आ गई। लेकिन जो एडोल्फ हिटलर है, इसने घोषित किया हम जो है थर्ड राइख स्टैब्लिश करेंगे, और अपने शासन काल को, जो कि उसका शासन काल 1933 से 1945 तक रहा, उसने थर्ड राइख नाम दिया। और उसने इसको बोला कि ये जो शासन है ये 1000 ईयर, इसको एम्पायर, 1000 एम्पायर राइख के नाम से भी उसने बोला, संबोधित किया कि हमारा जो शासन काल होगा, हम जो व्यवस्था स्टैब्लिश करेंगे, ये 1000 साल चलेगा। लेकिन मात्र 12 साल के अंतर्गत अंदर ही इसका शासन खत्म हुआ। और शासन ही नहीं खत्म हुआ, वहाँ हिटलर को भी खुद आत्महत्या करना पड़ा, क्योंकि हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ा ही विषम परिस्थिति में फंस चुका था। हिटलर किस तरह का शासक था, तो टोटली टेरियनिज्म जिसको कहते हैं, या फिर जिसको हिंदी में अधिनायकवाद कहते हैं।
हिटलर पॉल वोन हिंडेनबर्ग, एक्चुअली क्या हुआ था 1933 में हिटलर बड़े ही संवैधानिक तरीके से, बड़े ही सभ्य तरीके से वहाँ एक जो है गठबंधन के तहत सरकार बनी, और वहाँ प्रेसिडेंट होते थे, और प्रेसिडेंट के बाद चांसलर, और चांसलर के बाद वाइस चांसलर वीसी। तो ये जो है गठबंधन में अच्छा सीट लाया उससे पहले चुनाव में 1993 में, और उसके बाद गठबंधन के तहत इसको वाइस चांसलर का पद दे दिया गया, और उससे इसकी एंट्री हो जाती है वहाँ के जो है पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर ये निगोशिएट करके चांसलर बन जाता है। उस समय वहाँ के प्रधान जो राष्ट्रपति थे पॉल वॉन हिंडनबर्ग थे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है एक्चुअली में पॉल हिंडनबर्ग की, और उसी का फायदा उठा करके हिटलर जो है वहाँ तख्ता पलट कर देता है, एक तरह से वहाँ संविधान को भंग कर देता है, वहाँ का जो सदन है, पार्लियामेंट है, उसको खत्म कर देता है, और एक रिफरेंडम कर देता है 19 अगस्त 1934 को। उसके तहत जो जर्मनी के निवासी हैं, जर्मनी के लोग हैं, हिटलर का सपोर्ट करते हैं, और हिटलर को उसी समय से फ्यूहरर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जर्मन भाषा में फ्यूहरर करते हैं, इंग्लिश में उसको लीडर कहते हैं, यानी वहाँ का नेता। वहाँ के लोग ने जो एडोल्फ हिटलर है उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो नीतियां थी, उनको पसंद किया, और जो हिटलर को फ्यूहरर के रूप में डिक्लेयर कर दिया। बाद में क्या होता है, वर्ल्ड वार 1939 में शुरू होता है। उसके बाद उससे पहले तक हिटलर जर्मनी को एक असीम ऊंचाई तक पहुंचाता है। जर्मनी का बहुत ही विकास होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत करता है। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू किया, और उसके बाद प्राथमिक सफलता भी जो है हिटलर को बहुत मिलता है, लेकिन बाद में हिटलर की महत्वाकांक्षा के कारण उसका सारा किया धरा नेस्त नाबूद हो जाता है। इसको कभी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। नेक्स्ट है जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आज ही के दिन 1947 में, यानी 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया भारत को जो है आज़ादी दे दिया जाएगा, और उन्होंने ये टाइम फिक्स किया कि 30 जून 1948 को, देखिए टाइम देखिए, 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुआ इटली के द्वारा कि 30 जून 1948 के पहले भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। और इसके बाद जो है लॉर्ड बेबल, उस समय भारत के जो है वाइसराय थे, लॉर्ड बेबल को वापस बुला लिया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वाइसराय बना करके भेज दिया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन को बहुत पावर दे करके भेजा गया कि आप इंस्टेंट डिसीजन ले करके और भारत को जो आज़ाद करने का जो टाइम है, आज़ाद करने का जो प्रोसीजर है, उसको हैजल फ्री पास कीजिए। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड, एक्चुअली ये 1947 वो काल है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था? देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया जापान, उससे पहले जापान में, और उससे पहले ही हिटलर वगैरह तो पहले ही आत्महत्या कर लिया था। नॉर्थ जो यूरोपियन मुसोलिनी हिटलर से भी पहले खत्म हो चुका था। और एक सिर्फ जापान ही था जो इस समय तक भी, यानी अगस्त 1945 तक हार मानने को लिए तैयार नहीं था। फाइनली अमेरिका ने यहाँ बम गिराया, और 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और वहाँ चुनाव हुआ, और चूंकि चुनाव में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का हालत बहुत ही खस्ता हो गया, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो गया, ब्रिटेन का जो दबदबा था पूरे विश्व में वो खत्म हो गया। तो लोगों में विंस्टन चर्चिल के प्रति नाराजगी हो गई, और विंस्टन चर्चिल जो था कंजर्वेटिव पार्टी से था। ब्रिटेन में भी दो पार्टी सिस्टम है, कंजर्वेटिव एक लिबरल। लिबरल जब भी आता है तो भारत को कुछ सुविधा मिल जाती थी, और जैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी का वहां प्राइम मिनिस्टर बनता था वो सारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती थी। तो क्लीमेंट, उसके बाद चुनाव में क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बने, और ये लिबरल पार्टी से थे, लेबर पार्टी जिसको कहा जाता है वहां।
तो इन्होंने घोषणा कर दिया और इनको भेज भी दिया लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को पता नहीं कब से जो है सनक सवार हुआ मन में, और इन्होंने 3 जून 1947 को ये घोषणा किया कि भारत 1948 30 जून 1948 से पहले नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी के ये जो है टाइम पीरियड 3 जून 1947 से देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 कितना कम पीरियड है, जून जुलाई अगस्त, यानी 2.5 महीना का टाइम था। और इतना बड़ा काम करना था जो कि बहुत ही मुश्किल था। और इसी का कारण हुआ कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और इनके पीछे जो तर्क ये दिया गया 15 अगस्त को आज़ाद करने का कि हम जो है बरसी मनाएंगे, कि 15 अगस्त 1945 को 15 अगस्त को ही जापान सरेंडर किया था, तो उसी की बरसी, उसी का एनिवर्सरी हम मनाएंगे और भारत को आज़ादी देंगे। कब? 15 अगस्त 1947 को। तो इससे आप इतना जानें। नेक्स्ट है 20 आज ही के दिन 20 फरवरी 1950 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इनके बड़े भाई थे शरत चंद्र बोस, इनका निधन हो गया था। ये भी भारत में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे काम किए थे। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस इनको अपना मेंटोर मानते थे। सुभाष चंद्र बोस इन्हीं से सलाह लिया करते थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास जब कलकत्ता में महापौर थे, यानी कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के, तो उन्हीं के अंतर्गत में सुभाष चंद्र बोस जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको कहा जाता है, उसका पद धारण किए थे। और जो है वो शरत चंद्र बोस जो है सुभाष चंद्र बोस को अपने, या फिर इंग्लैंड जा कर के IAS की तैयारी करना हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस का मन हो गया कि हम जो है नौकरी छोड़ दें, तो इन सभी डिसीजंस में शरत चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। इनके माता पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और प्रभा देवी थी। ये जो एक्चुअली बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने बंगाल से शिफ्ट होकर, हालांकि उस समय जो है हालांकि उस समय तक बंगाल और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, लेकिन ये बंगाल से शिफ्ट होकर के कटक आ गए थे। ये सुभाष चंद्र बोस कुल मिलाकर के 14 भाई बहन थे। और ये जो है पेशे से, जानकी नाथ बोस जो है पेशे से वकालत थे, बैरिस्टर थे और काफ़ी वेल्दी बैरिस्टर थे, काफ़ी इनकी पहचान थी। शरत चंद्र बोस भी पेशे से बैरिस्टर थे, ये भी जो है इंग्लैंड में जा कर के बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट जो आज का इंपॉर्टेंट है कि 19 से 21 फरवरी 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दौरा किया था पाकिस्तान का बस के द्वारा। और उस समय से बस सर्विस 1999 में बस सर्विस शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। और भारत उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जो अभी वर्तमान में वहाँ से निर्वासित हैं, जिनका की नाम है नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ ने इनको रिसीव किया था बाघा बॉर्डर के पास। और वहीं पे 21 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन नामक एग्रीमेंट एक पर दोनों देशों के बीच साइन हुई थी। और इसके बाद माना जा रहा था, क्योंकि 1998 में भारत जो है एटॉमिक परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, ठीक उसके बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर दिया। तो इस कारण से जो है रीजनल स्टेबिलिटी जो है खोने का जो है डर सता रहा था। इसी के कारण जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कदम उठाया। लेकिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास अगर देखिएगा तो जब जब समझौता हुआ है किसी तरह का, या तो युद्ध, जनरली समझौता जो है युद्ध के बाद ही होता है, लेकिन युद्ध के बाद समझौता होने से जैसे ही पीस की संभावना होती है, ऐसा लगता है कि शांति अब हो जाएगा, तो वहाँ के जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको कि ये पसंद नहीं है, हालांकि ये फॉरेन एलिमेंट्स हैं, इसमें वेस्टर्न कंट्री और खास करके अमेरिका भी जो है पार्टिकुलरली निहित है। वो चाहता है, अमेरिका ऐसा कंट्री है ना कि चाहता है कि किसी न विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में जो है अस्थिरता बना रहे, ताकि उसका जो पॉलिटिक्स, उसका राजनीति जो है चलता रहे। ठीक इसी समय देखिएगा कि लाहौर डिक्लेरेशन हुआ 1999 में, और जब लग रहा था कि शांति पीस प्रिवेल करेगा, शांति हो जाएगा,
ठीक उसी समय 1999 में ही उस समय जो जनरल थे, वहाँ के सैन्य जनरल थे जिनका नाम परवेज मुशर्रफ है, उनके द्वारा जो है भारत में कारगिल सेक्टर में जो है युद्ध छेड़ दिया गया और कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच कुछ और समझौते देख लेते हैं। ताशकंद समझौता आपको पता है, उज्बेकिस्तान की राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ था। उस समय 1965 में पता है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसी युद्ध को खत्म किया गया इस समझौते के तहत। इस समझौते में मध्यस्थता किया था कौन? रसिया। और ठीक इस समझौते पे साइन करने के बाद उसी दिन ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री LBS का निधन हो गया था। उसी तरह से शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, आपको पता होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, दिसंबर 3 से 16 दिसंबर के बीच चला था। इसी में बांग्लादेश का जन्म हुआ और इसके तहत जो है 93,000 सैनिक भारत के अंदर में बंदी था पाकिस्तान का। और शिमला ट्रीटी, शिमला समझौता के तहत इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, इन जो है 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया और उसके एवज में पाकिस्तान ने जो है स्वतंत्र बांग्लादेश जो है स्टेट की, स्वतंत्र बांग्लादेश कंट्री की स्थापना की मंजूरी दे दी। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 1920 को अमेरिका के वैज्ञानिक एक थे रॉबर्ट पियरी, और आप ये बहुत जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रॉबर्ट पियरी का निधन हो गया था। इनसे ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट पियरी थे, ये नॉर्थ पोल पे यानी उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है उसके एक ऑफिसर भी थे और एक तरह के एक्सप्लोरर थे, जो कि बहुत सारे एक्सपीडिशन में भाग लिए थे। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बार ये कहा जाता है कि नॉर्थ पोल का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया, या फिर खोज सबसे पहले नॉर्थ पोल पे कौन पहुंचे? तो रॉबर्ट पियर ही पहुंचे। नेक्स्ट है कैरोलाइन मिकेल्सन। ये 1995 में अंटार्कटिक पे पहुंचने वाली पहली महिला थी। देखिए, आर्कटिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन उत्तर में है और कौन दक्षिण में है। तो जो आर्कटिक है वो उत्तर में है यानी उत्तरी ध्रुव में है, और अंटार्कटिक जो है वो दक्षिणी ध्रुव में है। इसको याद रखिए, आर्कटिक उत्तर और अंटार्कटिक दक्षिण। तो अंटार्कटिक में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? कैरोलाइन मिकेल्सन। अब अंटार्कटिक है तो अंटार्कटिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। अंटार्कटिक जो है पूरे विश्व वर्ल्ड का जो है 60 to 70% फ्रेश वाटर जो है अंटार्कटिक में ही है। अंटार्कटिक जो है पूरी तरह से फ्रोजन है। ये एक्चुअली एक तरह का क्या है? डेजर्ट है। अब आप सोच रहे होंगे डेजर्ट का मतलब तो होता है जहाँ बालू हो, लेकिन डेजर्ट का जो टेक्निकल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ किसी तरह का प्रिसिपिटेशन जो होता है, बारिश होता है, उसके बेसिस पे डेजर्ट को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ जो एनुअल रेनफॉल है बहुत ही कम 0.001 mm है, यानी नाम मात्र का बारिश या बारिश होता ही नहीं है, उस लेवल में इसको कह सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए, एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट इरेबस, और ये माउंट इरेबस वोल्केनो जो है एक आइलैंड है जिसका नाम है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड पे ये स्थापित है, तो इतना इस पे याद रखिए। रॉस आइलैंड, माउंट इरेबस, और ये एक तरह क्या क्या है? डेजर्ट है। और यहाँ 60 to 70% जो विश्व का फ्रेश वाटर है वो कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ अंटार्कटिका में यानी दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है एमुंड सेन। ये भी याद रखिए, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ये भी एक एक्सप्लोरर थे और ये 1935 में जो है दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहली बार पहुंचे थे, और उसी साल 1935 में ही कैरोलिना मिकेल्सन भी पहुंची। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।